नमस्कार दोस्तों, टाटा आज एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है जो समय के साथ भरोसे पर तैयार हुआ। आप अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो जरूर बीच में आएगा। अगर आप किसी कार से ट्रेवल करते हैं तो टाटा मोटर्स, और अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया है। अगर आप किसी होटल की बात करें तो ताज होटल भी है, और जो कपड़े पहनते हैं वो टाटा के हैं, और जो आप नमक खाते हैं टाटा सोल्ट, और जो चाय पीते हैं टाटा टी। इसके अलावा दोस्तों कई सारे ब्रांड हैं टाटा के, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा स्टील। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा कंपनीज आज टाटा ग्रुप के अंदर। तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये एक इंडिया की मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं है, इसमें 200 साल का समय लगा। सही सुना आपने, 200 साल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की दिलचस्प कहानी हमारी शुरू होती है दोस्तों आज से ठीक 200 साल पहले से, यानी कि 1822 से। गुजरात के एक गांव में एक पारसी पृष्ठ के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवानजी टाटा। कहा जाता है कि ये अपने गांव में इकलौते ऐसे आदमी थे जो सोचते थे कि मुझे अपने गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना है, और इसी रीजन से ये सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने गाँव से मुंबई शिफ्ट हो जाए, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। उस जमाने में चाइल्ड मैरिज एक आम बात थी, तो सिर्फ 17-18 साल की उम्र में इनको एक बच्चा हो गया और ये पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हुए और कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर, और ये कॉटन के बिजनेस में काफ़ी आकर्षित हुए। देखते ही देखते ये अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे थे, और इनके बेटे का नाम था जमशेदजी टाटा। तो 1859 में जमशेदजी की शिक्षा पूरी हुई, और उसके बाद उनके पिता ने इस मिशन पर भेजा कि हांगकांग में जाकर एक ऑफिस सेटअप किया जाए। उसके बाद साल 1874 में जमशेदजी ने अपनी पहली कॉटन मिल की कंपनी खोली नागपुर में। ये इनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेड के बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आने का। जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कई नई प्रॉब्लम्स आपके सामने आती। इन्होंने देखा कि इनकी इस नागपुर की कॉटन मिल में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो बड़े ही आलसी हैं। वो बड़े ही छोटे छोटे बहाने देकर एब्सेंट हो जाते, दिन में काम करने ही नहीं आए। और ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ जिस दिन 100% अटेंडेंस देखने को मिली सारे मजदूरों की जो इस मिल में काम कर रहे थे। अब आमतौर पर कोई बॉस क्या करता है, ऐसी सिचुएशन में अपने वर्कर्स को धमकाता है कि टाइम पर आ जाओ नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा, डराता है, डांटने का काम करता है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल उल्टा ही किया। इन्होंने देखा कि कोई तो रीजन होगा जो ये मजदूर इतने आलसी हो रखे। अगर इन्हें और मोटिवेटेड बनाना है तो कोई सॉल्यूशन सोचना होगा। इन्होंने उनके लिए एक जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, इंश्योर करने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद भी इन मजदूरों को पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा इन्होंने एक इंश्योरेंस स्टार्ट की, अगर कोई भी एक्सीडेंट होगा किसी भी मजदूर का तो उनकी मेडिसिन कॉस्ट कंपनी की ओर से कवर करी जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने फैमिली डेज रखे, स्पोर्ट डेज रखे, जिसकी वजह से ये सारे मजदूर अपनी फैमिली को लेकर आए, एक दूसरे के साथ करीब हुए और उनमें एक कम्युनिटी की फीलिंग बने। ये सारी चीजें सुनकर आपको लगेगा कि आज तो ये बड़ी आम बात है, लेकिन याद रखिए कि ये किस जमाने की बात हो रही है। अब साल 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत हुई। इनडायरेक्टली ये जमशेदजी के बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर थी। होता क्या था, इंग्लैंड ज़्यादातर अपने कॉटन रॉ मटेरियल को अमेरिका से इंपोर्ट किया करता था, लेकिन क्योंकि सिविल वॉर चल रही थी, सप्लाई बंद हो चुकी थी, तो जमशेदजी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी तरफ से कॉटन के रेट को डबल कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया से ही कॉटन को इम्पोर्ट करना पड़ रहा था। इसी दौरान इन्होंने लंदन में जाकर अपना ऑफिस सेटअप किया और काम करने लग गए। 4 सालों तक इन्होंने भरपूर प्रॉफिट कमाए, लेकिन 4 साल बाद अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गई और अमेरिका से आने वाली सप्लाई वापस चालू हो गई। इसकी वजह से टाटा के बिजनेस पर बहुत असर पड़ा और वो लॉस में जाने लगी। इन्वेस्टर्स उनके पीछे भागने लगे कि हमें रिटर्न दो जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है। जमशेदजी यहाँ पर डटे रहे। इन्होंने कहा वो मेक श्योर करेंगे कि सारे इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिले, बस थोड़ा टाइम मांगा उनसे। इन्वेस्टर्स ने उनकी होनेस्टी को देखते हुए उन्हें काम करने दिया, लेकिन इन्वेस्टर्स ने कहा कि जमशेदजी को 20 पाउंड मंथली सैलरी पर काम करना पड़ेगा। कहा जाता है कि जमशेदजी टाटा के 4 सपने थे, एक आयरन और स्टील कंपनी खड़ी करना, और दूसरा देश का एक 5 स्टार होटल बनाना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना और देश में विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान बनाना। जमशेदजी टाटा ने अपने सपने को भविष्य के भारत के साथ हर क्षेत्र में जोड़ा था। जमशेदजी ने अपने जीवन के दौरान ही 1903 में कोलाबा में एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाया जिसमें काले गोरे का फर्क ना हो। यह भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि मैं किस होटल के बारे में बात कर रहा हूँ? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ताज होटल के बारे में। जमशेदजी टाटा की मृत्यु के बाद 1904 में उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा को कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। इन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करते हुए 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की।
इस कंपनी की स्थापना से भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्थापना हुई। यह क्षेत्र भारत के अन्य इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए सहायक के रूप में उभरा। टाटा के द्वारा उत्पादित स्टील से कई बड़े संस्थानों के लिए रॉ मटेरियल की मांग को पूरा किया गया। टाटा ने दुनिया की ओर देखते हुए अपना पहला विदेशी कार्यालय लंदन में स्थापित किया। कंपनी ने जमशेदजी के दूसरे गोल को देखते हुए 1910 में टाटा पावर की स्थापना की, जो 1910 में वेस्टर्न इंडिया का पहला हाइड्रो पावर प्लांट बना। इसके अगले ही साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई। इस संस्था के पीछे भी एक रोचक कहानी है। 1893 में जापान से शिकागो जा रहे एक जहाज में जमशेदजी टाटा की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई, जो खुद भी इस सफर पर थे। इस मुलाकात के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने जमशेदजी टाटा के साथ अपनी सोच को साझा किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहीं से जमशेदजी के मन में शिक्षा संस्थान के निर्माण की बात बैठ गई। दोराबजी टाटा के बाद JRD टाटा इस ग्रुप के चेयरमैन बने। इनका पूरा नाम था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्हें हम JRD के नाम से जानते हैं। इनके दौरान टाटा ग्रुप में बड़ा विस्तार देखा। दोराबजी टाटा जब चेयरमैन थे उस समय टाटा ग्रुप में 14 उद्यम संस्थाएं थी, जिसकी कुल संपत्ति $108 मिलियन थी। 1988 तक की यह संख्या 95 तक पहुंच गई, जिसकी कुल संपत्ति $5 बिलियन से भी ज्यादा थी। JRD टाटा ने बिजनेस को सभी क्षेत्रों में विस्तारित किया, जिसमें मेडिकल, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर जैसे सभी जरूरी सेक्टर शामिल थे। 1992 में JRD टाटा ने टाटा एयर सर्विसेज को शुरू किया, जिसे 1977 में भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया। 1977 तक JRD टाटा इसके चेयरमैन रहे। 1945 में टाटा मोटर्स को बनाया गया। इसकी शुरुआत रेलवे लोकोमोटिव बनाने के लिए की गई, जिसने 1954 से बाजार के लिए कमर्शियल सर्विसेज देना भी शुरू कर दिया। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को शुरू किया गया। 1991 से टाटा के लिए एक नया दौर आया, जहां इंडियन इकोनॉमी को तरल बनाने के प्रयास किए जा रहे थे, तो देश में नई आर्थिक नीति को अपनाया जा रहा था। इस समय देश में LPG रिफॉर्म लाए गए और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को बनाया गया। टाटा पहले से ही दुनिया में पहचान बना चुका था, किंतु रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को दुनिया के जाने माने प्लेयर्स में शामिल कराया। रतन टाटा की चेयरमैनशिप के दौरान टाटा ने 2000 में टेटले, 2007 में क्रॉस, 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियों को अधिग्रहण किया। टाटा ग्रुप ने देश के विकास में नियंत्रण भागीदारी दी। देश के सबसे बड़े एक्सचेंज NSE और BSE के सॉफ्टवेयर TCS के द्वारा बनाए गए, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा। RBI और SBI के कोर बैंकिंग सिस्टम भी TCS के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा SEBI का सिस्टम भी टाटा के द्वारा ही बनाया गया है। टाटा द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर सिस्टम सिलिकॉन वैली से सिंगापुर तक 180 मिलीसेकंड में डाटा को ट्रांसफर करता है। टाटा का नेटवर्क दुनिया में फैला है। टाटा स्टील 1930 से हमारे देश की 70% स्टील की पूर्ति करता है। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज में 85% से अधिक स्टील टाटा जमशेदपुर प्लांट से लेकर लगाया गया है। देश जब दुनिया के आयात पर निर्भर था, उस समय टाटा ने कृषि से लेकर रेलवे, मोटर गाड़ियों तक अपने व्यवसाय को फैलाया। आज टाटा की विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि बोइंग और एयरबस के हर मॉडल में टाटा स्टील का उपयोग होता है। टाटा भारत के लिए इकोनॉमी के रूप में रीढ़ की हड्डी है। टाटा ने दुनिया की इकोनॉमी को भी कनेक्ट कर रखा है। भारत में विमुद्रीकरण के समय जब 2000 के नोट छापे गए तो उन्हें टाटा द्वारा डिजाइन की गई फैक्ट्री में ही प्रिंट किया गया। टाटा आज दुनिया का सबसे बड़ा फाइबर नेटवर्क नियंत्रित करता है। 200 देशों का यह नेटवर्क दुनिया के 30% फाइबर नेटवर्क हिस्सा अकेले अपने पास रखे हुए हैं। टाटा डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट के समय से ही टाटा ने इंडियन डिफेंस को टाटा स्टील की पूर्ति की। आज टाटा डिफेंस में मल्टी कॉम्बैट ट्रांसपोर्टेशन के अलावा हथियारों की पूर्ति का भी प्रयास कर रहा है। देश की आर्टिलरी गन, पिनाका रॉकेट लॉन्च और प्रहार मोबाइल लॉन्च में टाटा का अहम योगदान है। इसके अलावा मध्य दूरी पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स में टाटा का योगदान है। इसके साथ हाल ही में टाटा ने लॉकहीड मार्टिन से F-16 साथ मिलकर बनाने के लिए समझौता किया। टाटा के ये प्रयास देश में रोजगार की वृद्धि तो करेंगे ही, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली जटिल तकनीकों को भारत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। टाटा ने मंगल मिशन, GSLV और PSLV जैसे मिशन में भी योगदान दिया है। टाटा के द्वारा PSLV की क्षमता को बढ़ाने में मदद की गई। आज के समय में टाटा IIT एग्जाम से लेकर गंगा सफाई तक की चुनौती से जुड़ा हुआ है। देश की संपूर्ण परीक्षाओं को TCS के द्वारा ही कराया जाता है। टाटा की सफलताओं के बावजूद इस पर कई बार विवाद लगते रहे हैं। केरल सरकार ने वन संपदा के नुकसान पहुंचाने के लिए टाटा पर आरोप लगाया था। टाटा नैनो के समय टाटा को अपने प्लांट को पश्चिम बंगाल से गुजरात में लगाना पड़ा था। टाटा आज लोगों के दिलों में राज करता है। रतन टाटा आज देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक होते, किंतु ये अपनी आय का 60% दान कर देते।
टाटा के अच्छे चरित्र और कामयाबी का एक बड़ा कारण ये है कि यह अपने कर्मचारियों को हमेशा ख्याल रखते हैं, जो कि टाटा की सफलता की कहानी का असली कारण है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि टाटा आज इतनी बड़ी कंपनी कैसे है। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें